Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss about Vedic education system. वैदिक एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही प्रोमिनेंट एजुकेशन सिस्टम रहा है एंशिएंट इंडिया का, जिसे आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएड, एमएड, सीटेट, यूजीसी नेट या फिर किसी भी एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी तनु। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, सो सबसे पहले कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे हम आज। व्हाट इज़ वैदिक एजुकेशन, एम्स एंड फीचर्स ऑफ एजुकेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, सेरेमनीज, टीचिंग मेथड्स, टीचर टॉट रिलेशनशिप, देन वेरी इंपॉर्टेंट विमेन एजुकेशन एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वैदिक एजुकेशन। सो वैदिक एजुकेशन सिस्टम इज़ द नेम गिवन टू एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। मतलब वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है एक एजुकेशनल सिस्टम जो एंशिएंट इंडिया में डेवलप किया गया था, एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क जो उस वक्त तैयार किया गया था, उसे हम वैदिक एजुकेशन कहते हैं। और ये टोटली बेस्ड था वेदास के ऊपर। जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन चारों वेद के ऊपर ये एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था, उसके ऊपर ही इसे फाउंड किया गया था। Dating back to approximately 1500 BCE, this system focused on holistic development, integrating the mind, body and soul to help students achieve self-realization and liberation. ये एजुकेशन सिस्टम 1500 BCE के दौरान का है, मतलब काफ़ी पुराना एजुकेशन सिस्टम है। और ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं बच्चों की, मतलब सिर्फ आप उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देते, आप सिर्फ उन्हें पढ़ाई बातें नहीं सिखाते, आप उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग देयर फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ओके, सो ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसे हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। सो ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसके ऊपर काफ़ी फोकस करता था और ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता था टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। मतलब आत्मज्ञान होना, आत्मज्ञान को हासिल करने में और मोक्ष की प्राप्ति करने में ये एजुकेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम एडवोकेट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। वही बात हुई, मैंने जो भी समझाया, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ये फोकस करता था, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता था ये लर्निंग के लिए। It emphasizes self-realization, community living and intellectual rigor through an all-inclusive and profound curriculum. मतलब वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो एम्फसाइज करता था, फोकस करता था सेल्फ रियलाइजेशन पे, कम्युनिटी लिविंग पे। कम्युनिटी लिविंग पे मतलब बच्चों को साथ में कम्युनिटी में रहना, कैसे रहना है वो सिखाया जाता था। साथ ही साथ उनका जो मानसिक विकास है, इंटेलेक्चुअल रिगर है जो उनका, उसको इस तरह से डेवलप किया जाता था जिस तरह से उसका करिकुलम जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का वो उस तरह से बनाया गया था, जिसमें हर तरह के बच्चे, हर क्लास के बच्चे जो है उन्हें इंक्लूड किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन। अब बात करते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे। सेल्फ रियलाइजेशन एंड सैल्वेशन, ये जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का एक अल्टीमेट एम था। मतलब बच्चों को आत्मज्ञान कराना और सल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन प्रोवाइड करना, उनकी आत्मा को लिबरेशन प्रोवाइड करना, ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही अल्टीमेट गोल था। देन आफ्टर दैट कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन मतलब उनके अंदर अच्छी चीज़ें इंक्लूड करना, उनके कैरेक्टर में अच्छी चीज़ें इनकलकेट करना, जैसे कि पिटी, राइटियसनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, एमिंग फॉर हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। मतलब बच्चों के अंदर अच्छी गुड क्वालिटीज़, गुड वैल्यूज़ जो है इनकलकेट करना, ताकि उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई रहें। आफ्टर दैट प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके चलना, बच्चों को अपने कल्चर को समझना, उसे प्रिजर्व करना, ताकि वो आगे वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन तक भी उस कल्चर को अपने पास ऑन कर सके, समझा सके, प्रिजर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिटिंग वैदिक ट्रेडिशन, सेक्रेड लिटरेचर एंड कल्चरल वैल्यूज़ टू फ्यूचर जनरेशंस। मतलब वैदिक ट्रेडिशन, जो वैदिक रीति रिवाज थे,
और जो लिटरेचर था हमारा, जो सेक्रेड था, मतलब पवित्र जो था, जो वैदिक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारी चीज़ों में जो श्लोक लिखे गए हैं, हाइम्स लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, उनको समझना, पढ़ना और उसको आगे वाली जनरेशन तक पहुंचाने में ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये उसका एक एम था। ओके, देन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जिसमें उनकी फ़िज़िकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को साथ में ध्यान देना, उनके ऊपर उनको भी डेवलप करना। ठीक है, आफ्टर दैट लाइवलीहुड प्रिपरेशन, लाइवलीहुड मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए बच्चों को तैयार करना, जिसमें वो अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स की भी ट्रेनिंग लेते थे, जैसे कि आर्चरी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, आयुर्वेद के ज्ञान हो गए, और कॉमर्स को सिखाया जाता था, मतलब पढ़ाया जाता था। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेद या सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं, इनके अलावा वेदांगास और इसके अलावा फिर वोकेशनल स्किल्स भी बच्चों को सिखाए जाते थे। एंड लास्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सिविक ड्यूटीज़, मतलब बच्चों के अंदर सिविक ड्यूटीज़ जो है वो डेवलप की जाती थी, मतलब समाज को लेकर उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जो सोशल उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें वो डेवलप कराते थे और उनको डेवलप करा के बच्चों के अंदर एक अच्छी मॉरल वैल्यूज़, हाई स्टैंडर्ड्स जो है वो इनकलकेट करना चाहते थे। सो दीज वर द एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ एजुकेशन। अब वैदिक एजुकेशन सिस्टम की क्या क्या फीचर्स थे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहला है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि बच्चों को अपने घर से दूर जंगलों में, गुरुकुल में मतलब आश्रम में एक गुरु के साथ भेज दिया जाता था। वो वहाँ अपने गुरु के साथ ही रहते थे, वहीं पढ़ते लिखते थे, खाते पीते थे, मतलब उन्होंने अपने घर से दूर रहते थे। तो गुरुकुल सिस्टम में एक आश्रम होता था जो रेसिडेंशियल स्कूल होता था, बच्चे वहाँ अपने गुरु के साथ रहा करते थे, जो उन्हें खाना, रहना, नॉलेज सब कुछ प्रोवाइड करते थे विदाउट चार्जिंग एनी फीस। और इससे बच्चों के बीच में और उनके गुरु के बीच में एक फादर सन का रिलेशनशिप जो है वो फॉस्टर होता था, डेवलप होता था। ओके, आफ्टर दैट ओरल ट्रेडिशन एंड मेमोराइजेशन, मतलब गुरुकुल में ये था कि बच्चों को कुछ भी लिख लिख कर पढ़ाया नहीं जाता था। बच्चे सब कुछ ओरली बोलते थे, ओरली सीखते थे। पहले तो सुनते थे, जिसे श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब पहले चीज़ों को सुनना, उसके बाद स्मृति मतलब चीज़ों को याद करना। तो रिसाइटेशन, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू बच्चे क्या करते थे, चीज़ों को लर्न करते थे। ठीक है, तो नॉलेज वॉज ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल रिसाइटेशन, मतलब बच्चों को ओरली सब कुछ रिसाइट करके बोल बोल के बताया जाता था और फिर बच्चे उसे मेमोराइज कर लेते थे। स्टूडेंट्स लर्न द वेदास, वेदांगास, ग्रामर, फिलॉसफी एंड साइंसेस थ्रू कॉन्स्टेंट रिपीटिशन एंड डिबेट। तो बच्चे ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली रिसाइट करके, डिबेट करके, आपस में डिबेट करते थे और इन सारी चीज़ों को लर्न कर लेते थे। मतलब लिखने का कोई वहाँ पे कुछ ऐसा मेथड नहीं था कि लिख लिख के याद करना है। ओके, आफ्टर दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब वही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो था ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। तो ये आपको एम्स में भी मिल जाएगा, फीचर्स में भी मिल जाएगा, इसकी डेफिनेशन में भी मिल जाएगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का एम यही था। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, उसको सिर्फ पढ़ाएं नहीं, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, आप उसको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाएं, सोशल डेवलपमेंट भी कराएं कि उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या तौर तरीके हैं, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी बच्चों को। मतलब गुरु जो है ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते थे। ओके, नेक्स्ट इज़ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण जीवन जीना, लेकिन हाई थिंकिंग रखना, ऊंची सोच रखना। ये जो है ये फीचर था वैदिक एजुकेशन का। स्टूडेंट प्रैक्टिस्ड अ सिंपल लाइफ इंक्लूडेड बेगिंग फॉर आर्म्स यानी भिक्षा, टू लर्न ह्यूमिलिटी एंड ऑस्टेरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। मतलब बच्चों के अंदर जो है ये भावना, ये ह्यूमिलिटी की भावना, दयालु बनना, काइंड रहना, ये सारी चीज़ें, विनम्र होना, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर लाई जाती थी। उनको भिक्षा मांग कर भिक्षा मांगना होता था। भिक्षा मांगना मतलब बच्चों को हर जगह जा जाके वो भिक्षा मांगते थे, जिससे वो जो है उनके अंदर एक ईगो या फिर एक मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई बड़े घर से है या किसी अच्छी क्लास से बिलोंग करता है तो उसके अंदर भी विनम्रता आएगी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंपल लिविंग का पार्ट थी, जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम के दौरान बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें इनकलकेट की जाती थी। नेक्स्ट इज़ फ्री एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन जो है वो फ्री था वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। जो बच्चे थे उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। जो गुरु थे वो बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे और बच्चों को भिक्षा मांग मांग कर उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ लाई जाती थी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिखाई जाती थी बच्चों को। आफ्टर दैट करिकुलम इंक्लूडेड द वेदास, उपनिषद, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स एंड वोकेशनल स्किल्स। यानी वेदास की नॉलेज बच्चों को दी जाती थी, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, ग्रामर की नॉलेज हो गई, लॉजिक हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एथिक्स हो गए, और आपके वोकेशनल स्किल्स मतलब जो एक्स्ट्रा स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाते थे जैसे कि आर्ट, आर्चरी, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी इनके करिकुलम में। नेक्स्ट इज़ टीचर एज पेरेंट्स। मतलब जो गुरु थे वही बच्चों के लिए उनके माता पिता के समान थे। जो टीचर था उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, बच्चे जो है टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फादर सन का रिलेशनशिप होता था, बिल्कुल वो अपने माता पिता की तरह उनको रिस्पेक्ट करते थे, मानते थे, क्योंकि बच्चे अपने घर से इतनी दूर आकर रहते थे तो उनका गुरु ही जो था उनके लिए सब कुछ था एक तरह से। देन नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन एंड ब्रह्मचर्य। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता था और ब्रह्मचर्य रहना मतलब ब्रह्मचारी बनकर रहना, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी थी बच्चों के अंदर मेंटल और मॉरल स्ट्रेंथ जो है डेवलप करने के लिए। So these were the features of Vedic education system. Now next is organization of education. एजुकेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था? तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन जो है वो फ्री था फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स। एक्सटर्नल पावर्स मतलब जो बाहरी लोग थे जैसे कि किंग्स हो गए या फिर सोसाइटी के लोग हो गए, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हो गई, कुछ भी जो है उनका कोई भी पावर नहीं था गुरुकुल के ऊपर। जो गुरु था वो मेन वही सुप्रीम था, वही जो है जो डिसाइड करते थे, वही जो है उसी तरह से एजुकेशन को गुरुकुल्स में रन कराते थे। The organization of education in the Vedic period was notably free from the control of external powers such as the state, government or political authorities. Education was entirely under the individual control of guru. मतलब एजुकेशन entirely जो है इंडिविजुअल कंट्रोल थी गुरु की उसके ऊपर। मतलब गुरु जो चाहें वो अपने गुरुकुल को उस तरह से रन करा सकते हैं। इसमें किसी भी बाहर के किंग का या किसी गवर्नमेंट का या किसी का भी कोई रोल नहीं था। ओके It was considered the king's duty to ensure that learned pandits or gurus were able to pursue their studies and impart knowledge without any interference. मतलब जो किंग्स होते थे उनकी ये बस ड्यूटी थी कि वो ध्यान दे कि बच्चों को गुरुकुल्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, पंडित्स हैं या गुरुज हैं जो भी हैं, वो अपनी नॉलेज को अच्छे से फैला सके, इम्पार्ट कर सके, मतलब वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो किसी और का। ठीक है, ये इंश्योर करना जो है ये किंग की ड्यूटी होती थी। The Guru was the final authority on curriculum, teaching methods and standard and student evaluation. मतलब जो गुरु था वो फाइनल अथॉरिटी थी, मतलब वो ही सुप्रीम थे, मतलब वो ही उनके पास ही हक था, वो डिसाइड करते थे कि क्या करिकुलम होगा, क्या टीचिंग मेथड्स होंगे और स्टूडेंट का एवेल्युएशन कैसे किया जाएगा। इन सारी चीज़ों का हक से जो है वो सिर्फ गुरु के पास था। ओके, डोनेशंस फ्रॉम द किंग्स एंड वेल्दी पीपल। मतलब जो वेल्दी पीपल थे, जो सक्षम लोग थे, जो प्रोवाइड कर सकते थे, और जो किंग्स होते थे वो गुरुकुल्स को डोनेशन प्रोवाइड करते थे। सो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था गुरुकुल्स में एजुकेशन को। नेक्स्ट इज़ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन की क्या क्या एजेंसीज थी? सबसे पहला है गुरुकुल यानी कि आश्रम। गुरुकुल के बारे में मैंने बता ही दिया है कि गुरुकुल जो है वो टीचर का घर होता था, रेसिडेंशियल स्कूल होते थे जहाँ बच्चे आकर रहते थे और वहीं पे पढ़ते थे। ठीक है, ऑफन लोकेटेड इन नेचुरल सराउंडिंग, फॉरेस्ट, अवे फ्रॉम द सिटीज़, देयर वॉज ओनली वन टीचर इन ईच गुरुकुल। मतलब गुरुकुल्स जो थे वो काफ़ी नेचुरल सराउंडिंग्स के पास होते थे, मतलब रहने वाले इलाकों से थोड़े दूर होते थे। ठीक है, जो सिटीज़ से थोड़े दूर होते थे और वहाँ हर गुरुकुल में सिर्फ एक ही टीचर होता था, एक ही गुरु होता था हर गुरुकुल में। आफ्टर दैट परिषद्स। अब परिषद्स क्या है? परिषद मतलब काउंसिल्स। These were larger institutions equivalent to colleges or assemblies consisting of several teachers teaching various subjects. मतलब ये थोड़े लार्जर इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि आज के वक्त पे हम लोग कॉलेजेस की बात कर लें या यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, उसी तरह से परिषद होते थे जो कि लार्जर इंस्टीट्यूशंस होते थे जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते थे और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे। ओके, आफ्टर दैट सम्मेलन्स। सम्मेलन्स का मतलब कॉन्फ्रेंसेस रखे जाते थे जिसमें अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग गुरुज आते थे और वहाँ पे सेमिनार होता था या डिबेट हो जाती थी किसी टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह से भी बच्चों को सीखने का मौका मिलता था।
ठीक है। आफ्टर दैट टोल्स। टोल्स क्या थे? स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल सेंटर्स वेयर अ स्पेसिफिक टीचर, यूजुअली अ पंडित, टॉट स्टूडेंट्स स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर, लॉ और फिलोसफी। सॉरी, मतलब टोल्स जो थे वो एजुकेशनल सेंटर्स थे जहाँ कोई एक स्पेसिफिक टीचर होता था। स्पेसिफिक टीचर मतलब जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर हो और वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में नॉलेज को प्रोवाइड करे। मतलब वहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है वो कराई जाती थी, जैसे कि ग्रामर हो गया, लॉ हो गई, या फिलोसफी की पढ़ाई होगी, या कोई और सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को टोल्स कहते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। करिकुलम मतलब कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम को कैसे डिज़ाइन किया गया था, क्या क्या करिकुलम में सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे, उसको डिस्कस करते हैं। एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वॉज प्रीडोमिनेंटली ओरल एंड फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ वेदास। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की है कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन ओरल होता था और सब कुछ वेदास से लिया गया था, मतलब वेदास के ऊपर सारा सब कुछ बेस्ड था। तो सबसे पहले तो स्टडी ऑफ वेदास जो था, जिसमें 4 वेद पढ़ाए जाते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों पढ़ाई जाती थी चीज़ें। देन प्रोनाउंसिएशन, रिचुअल्स एंड हाइम्स, मतलब प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाता था, उसे इंक्लूड किया गया था। रिचुअल्स कराए जाते थे अलग अलग, और हाइम्स, हाइम्स का मतलब मंत्र वगैरह, श्लोक वगैरह जो थे उसे उसे समझाया जाता था, उनकी स्टडी जो है वो भी कराई जाती थी। इसके बाद है वेदांगास। वेदांगास क्या है? वेदांगास हमारे कुछ ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स होते थे वेदास के अलावा, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड था? शिक्षा यानी कि फोनेटिक्स, फोकस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, मतलब बच्चों को जो प्रोनाउंसिएशन होता था उसको बिल्कुल सही से बोलना होता था, उसके एक्सेंट पर और उसको ठीक से प्रोनाउंस करने पर फोकस किया जाता था। उसके बाद है काल्पा यानी कि रिचुअल, इंस्ट्रक्शंस फॉर सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस, मतलब बच्चों को रिचुअल्स सिखाए जाते थे, रीति रिवाज सिखाए जाते थे कि कैसे सेरेमनीज़ करानी है, कैसे सेक्रीफाइसेस यानी कि जो सेक्रीफाइस कराया जाता था वैदिक एजुकेशन के टाइम, उसको कैसे कंडक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। आफ्टर दैट व्याकरण यानी कि ग्रामर, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर फेमसली कोडिफाइड बाय पनीनी, मतलब ग्रामर जो भी आज भी हम लोग पढ़ते हैं, ग्रामर यानी व्याकरण की पढ़ाई भी जो है वो उनको कराई जाती थी, जो कि पनीनी करके जो एक व्यक्ति थे वो फेमसली उनके द्वारा इसे कोडिफाई किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था, कोड इसका जो है वो जनरेट किया गया था। फिर इसके बाद है निरुक्त यानी कि एटिमोलॉजी, द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का जो ओरिजिन है और उनका जो मीनिंग है वो इसमें समझाया जाता था। उसके बाद है चांदाज यानी कि मैट्रिक्स, पोएटिक रिदम एंड स्ट्रक्चर, पोएटिक रिदम बताया जाता था और उसका स्ट्रक्चर जो है वो इसमें पढ़ाया जाता था बच्चों को। एंड लास्ट इज ज्योतिष, ज्योतिष विद्या जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, कैलकुलेटिंग ऑस्पिशियस टाइम फॉर रिचुअल्स, मतलब कोई भी रिचुअल्स कंडक्ट कराने के लिए कौन सा एक शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ वक्त है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इसमें समझाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। एंड नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब वैदिक एजुकेशन में वेदास को इंक्लूड किया गया था करिकुलम में, आपके ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स थे। और इसके बाद है हमारा प्रैक्टिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग, तो प्रैक्टिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराई जाती थी, जिसमें फर्स्ट है गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री, सब्जेक्ट्स लाइक धनुर्वेद एंड अर्थशास्त्र वर टॉट प्राइमरली टू द वॉरियर क्लास। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे? धनुर्वेद यानी कि आर्चरी, वॉरफेयर, और अर्थशास्त्र जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें भी वॉरियर क्लासेस को पढ़ाई जाती थी। वॉरियर क्लास का मतलब है आपका जो क्षत्रिय क्लास था, 4 क्लासेस होते थे, 4 वर्ण होते थे पहले के टाइम पे, जिसमें पहला होता था ब्राह्मण, नेक्स्ट उसके बाद होता था क्षत्रिय, उसके बाद होता था आपका वैश्य, और लास्ट इज शूद्र। तो जो क्षत्रिय होते थे उनको वॉरियर माना जाता था, वॉरियर क्लास माना जाता था, तो उन्हें मेजरली ये अर्थशास्त्र और धनुर्वेद की जो विद्या है वो दी जाती थी। इसके बाद है साइंस एंड हेल्थ, आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद की जो है ज्ञान है, नॉलेज है, वो बच्चों को कराई जाती थी। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक इन जियोमेट्री एंड जियोलॉजी, मतलब आपका मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था, और जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के बारे में भी बच्चों को इसमें नॉलेज दी जाती थी। उसके बाद है ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, इंक्लूडेड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें आपका बच्चों को एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, पशुपालन कैसे करना है, डेयरी फार्मिंग कैसे करनी है, और अकाउंटेंसी की जो नॉलेज है वो बच्चों को इसमें दी जाती थी। एंड लास्ट इज़ फाइन आर्ट्स,
मतलब फाइन आर्ट्स का मतलब है आर्ट्स, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग्स हो गए, ये जितने भी क्राफ्ट वाली चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूडेड थी। और इसको बच्चों को समझाया जाता था, इसको मतलब प्रैक्टिस भी कराया जाता था, जिससे उनका कल्चरल प्रिजर्वेशन जो हो वो हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की गई थी करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट इज़ सेरेमनीज़ यानी कि संस्कार। वैदिक एजुकेशन में बहुत सारी सेरेमनीज़ कंडक्ट कराई जाती थी, पर इसमें से मेजरली जो 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज वो डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। जिसमें सबसे पहला है विद्या आरंभ संस्कार, उसके बाद है उपनयन संस्कार और संवर्धन संस्कार। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ का मतलब ही है विद्या यानी एजुकेशन, और उसका आरंभ होना मतलब उसकी शुरुआत होना। तो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता था, फॉर प्राइमरी एजुकेशन। मतलब जब बच्चा छोटे से धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता था, और जब उसकी प्राइमरी एजुकेशन का वक्त आता था, मतलब ये समझ लीजिए जब बच्चा 5 साल की उम्र तक का होने लगता था, तब जब उसकी एजुकेशन को स्टार्ट कराना होता था, तब ये संस्कार कंडक्ट कराया जाता था। तो इसमें क्या होता था, विद्यारंभ संस्कार मार्क्ड अ चाइल्ड्स फॉर्मल एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, सेलिब्रेटेड ऑन ऑस्पिशियस डेज लाइक वसंत पंचमी, विजयादशमी, दशहरा और अक्षय तृतीया एट द एज ऑफ अबाउट 5 ईयर्स। मतलब ये बच्चे का जब एंट्री होने वाला होता था एजुकेशन में, इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, तब ये संस्कार कंडक्ट कराते थे। और ये किसी शुभ दिन पर मनाया जाता था, जैसे कि वसंत पंचमी, विजयदशमी या फिर अक्षय तृतीया। जब तक बच्चा लगभग 5 साल की उम्र का हो जाता था, तब ये संस्कार कंडक्ट कराया जाता था। फिर इसमें क्या होता था, बच्चे को नहला कर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे, और उसको एक प्रीस्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता था, बच्चे को एक पंडित के सामने लाया जाता था। फिर वो क्या करते थे, बच्चे का हाथ पकड़ के एक थाल में या किसी एक बर्तन में वो लोग ग्रेन्स रखते थे, मतलब अनाज के दाने रखते थे, कुछ टुकड़े रखते थे उसके। और फिर बच्चे का हाथ पकड़ के प्रीस्ट क्या करते थे, वो एक कोई लेटर, एक वर्ड कोई जो है वो उसकी उंगली से उस पर बनवाते थे। और समझ लीजिए कि उसमें बोला जाता है कि ओम जो है, ओम जो शब्द है, ओम जो है वो बनवाया जाता था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद क्या होता था कि लॉर्ड गणेश और लॉर्ड गॉडेस सरस्वती की जो है वो पूजा करके इस सेरेमनी को स्टार्ट करते थे। फिर बच्चे की उंगली जो है वो ग्रेन्स पर रन कराई जाती थी, जिससे कोई अल्फ़ाबेट या लेटर जो है वो बनवाया जाता था। फिर प्रीस्ट वॉज गिवन फूड एंड देन पेड दक्षिणा। फिर प्रीस्ट को वो खाना खिलाते थे घर वाले, और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद देते थे वो बच्चे को, और फिर वो मतलब इस सेरेमनी को कंप्लीट कराया जाता था। तो इस तरह से बच्चे को वो ब्लेस करते थे, ताकि वो अपना एजुकेशन जो है आगे वो कंटिन्यू करे, स्टार्ट करे। तो ये विद्या आरंभ संस्कार था, जो कि प्राइमरी एजुकेशन जब बच्चे की स्टार्ट कराई जाती थी, तब ये संस्कार जो है वो कंडक्ट कराया जाता था। ओके, इसके बाद है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है ये हायर एजुकेशन के लिए होता था। उपनयन संस्कार अभी भी होता है, मैंने अभी भी आपको पता होगा इसका दूसरा वर्ड है जनेऊ, जो कि आज भी ब्राह्मण्स के यहाँ होता है, जनेऊ कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या होता था कि बच्चों को, जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं, जब वो लगभग 11 साल के हो जाएं, 15 साल के हो जाएं, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग एजेस होती थी, तो बच्चे को जब किसी गुरु के पास, मतलब गुरु के अंडर जो है वो भेजा जाता था, तो उस वक्त ये संस्कार कंडक्ट कराया जाता था। द वर्ड उपनयन लिटरली ट्रांसलेट्स टू ब्रिंगिंग नियर, रेफरिंग टू द चाइल्ड बीइंग ब्रॉट नियर अ टीचर गुरु फॉर इंस्ट्रक्शन। मतलब बच्चे को जब अपने गुरु के पास उनके अंडर ले जाया जाता था उनके इंस्ट्रक्शंस के लिए, उस वक्त ये संस्कार कंडक्ट कराया जाता था। द सेरेमनी इज़ परफॉर्म बिटवीन द एजेस ब्राह्मण्स 5 to 24, क्षत्रिय 11 एंड वैश्य के लिए 12 साल। मतलब ब्राह्मण बच्चों को 5 से 24 साल के बीच में ये संस्कार कंडक्ट कराया जाता था, क्षत्रिय को 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल। ठीक है, टीचर एक्सेप्टिंग एंड ड्रॉइंग अ बॉय टुवर्ड्स नॉलेज, वियरिंग अ सेक्रेड थ्रेड कॉल्ड अ जनेऊ। मतलब बच्चे को एक गुरु जो है वो उनको उस बच्चे को एक्सेप्ट करते थे कि वो उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज उसको देंगे, और बच्चे को एक जनेऊ यानी कि एक सीक्रेट धागा जो जनेऊ होता है वो पहनाया जाता था। कमेंसमेंट ऑफ नॉलेज, और इससे ये शो होता था कि अब उसके नॉलेज की जो है वो शुरुआत हो रही है। बाथिंग इन द होली वाटर, मतलब बच्चे को गंगा में या किसी भी नदी में, मतलब होली वाटर में उसको नहलाया जाता था। The ceremony signifies that a child is now mature enough to follow a guru and learn the scriptures. इस सेरेमनी से ये इंडिकेट होता था कि अब बच्चा बड़ा हो चुका है और अब वो इतना मेच्योर इनफ है कि वो एक गुरु को फॉलो कर सके। ठीक है, इसके बाद है आपका संवर्तन संस्कार यानी कि कॉन्वोकेशन।
कॉन्वोकेशन का मतलब पता है आप लोगों को? कॉन्वोकेशन का मतलब होता है जब आपका एजुकेशन एंड हो जाता है, जैसे आप कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो आपको जब लास्ट में डिग्री मिलती है तो कॉन्वोकेशन कराया जाता है। तो उसी तरह से संवर्धन संस्कार में जब बच्चे की नॉलेज जो है, जब उसकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती थी, तो उसको एक तरह से उसकी एक संस्कार जो है कंडक्ट कराया जाता था, जिसको हम संवर्धन संस्कार कहते थे। इसमें भी क्या होता था कि बच्चे को पहले सेरेमनी करा के एक बात कराई जाती थी बच्चे की, फिर उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे, अप्लाइंग काजल यानी कि काजल लगाता था बच्चा, रिसाइटिंग मंत्रास, अलग अलग मंत्र के जो है जाप भी कराए जाते थे, एंड देन सेरेमनी इज़ परफॉर्म बाय द फैमिली टू मार्क अ पर्सनस ग्रेजुएशन एंड एंट्री इनटू द न्यू प्रोफेशनल वर्ल्ड। मतलब ये सेरेमनी फैमिली के द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी जब बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था, और इससे ये सिग्निफाई होता था कि अब वो अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, मतलब अपनी आगे की जीवन में वो प्रवेश करने वाला है। इट सिग्निफाइज दैट द पर्सन इज़ नाउ एलिजिबल टू एंटर द हाउस होल्डर लाइफ। मतलब हाउस होल्डर वाली जो लाइफ होती है जो आगे चल के, उसमें वो एंटर करने वाला है, ये इससे सिग्निफाई होता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टीचिंग मेथड्स। अब कौन कौन से टीचिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे वैदिक एजुकेशन के दौरान, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है ओरल टीचिंग। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड देयर वर वेरी फीवर बुक्स, सो टीचिंग वॉज मेनली ऑन ओरल। The teacher teaches the lessons to the students by word of mouth. The students listened to the teacher with attention and devotion. मतलब वैदिक पीरियड में आपका बहुत कम किताबें होती थी उस वक्त, क्योंकि बोलकर और सुनकर ही चीज़ें जो हैं वो पढ़ी समझी जाती थी, किताबें बहुत कम होती थी उस पीरियड के दौरान। तो इस वजह से क्या होता था कि टीचर्स जो थे वो अपने बच्चों को सब कुछ बोलकर, अपने मुंह से बोलकर, रिसाइट कर कर ही सारी चीज़ें पढ़ाते थे। तो ओरल मेथड जो था वो तो बहुत ही कॉमन था वैदिक पीरियड में, और मेन यही मेथड था बच्चों को पढ़ाने का। बच्चे ध्यान से टीचर की बात सुनते थे, अटेंशन मतलब अटेंटिव होकर, और डिवोशन से उनकी चीज़ों को सुनते थे, मानते थे और पढ़ते थे। ठीक है, दिस ओरल टीचिंग मेथड टेक्स प्लेस एट 3 स्टेजेस। अब ये जो टीचिंग मेथड है वो 3 स्टेजेस में होते थे। सबसे पहला है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है कि अपने टीचर को सुनना, लिसनिंग टू द टीचर। उसके बाद सेकेंड है मनन। मनन करना मतलब मेडिटेशन करना। तीसरा है निध्यासन, ऑन रियलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन। मतलब इसमें आपको अपनी आत्मज्ञान लेना, मतलब मेडिटेशन के थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन करना, ये इसका तीसरा पार्ट था। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो भी एक मेथड होता था, टीचिंग मेथड होता था वैदिक पीरियड में, जिसमें बच्चे जो है वो क्वेश्चंस करते थे अपने गुरु से, या गुरु जो है वो बच्चों से क्वेश्चंस करते थे और फिर उसका वो जवाब देते थे। और इसके थ्रू क्या होता था कि क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू भी वो बच्चे जो हैं वो सीखते थे, जो कि आज भी होता है। आज भी टीचर्स जो हैं वो बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, बच्चे उसका जवाब देते हैं, या फिर बच्चे जो है टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बच्चे टीचर उसका जवाब देते हैं। तो इस तरह से भी बच्चे जो है वो सीखते हैं बातों को। ठीक है, इसके अलावा है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन किया जाता था, जो चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आती थी, या जिस बच्चे को समझ लीजिए कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो अपने गुरु से उन सारी चीज़ों को डिस्कस करता था। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वॉज इनकरेज्ड थ्रू डिस्कशंस वेयर स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चंस एंड टीचर्स प्रोवाइडेड डीप एनालिटिकल आंसर्स। मतलब बच्चे को आंसर्स करके टीचर जो है वो सारी चीज़ें समझाते थे, बच्चे को जो समझ नहीं आता था वो उनसे पूछते थे। इसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल को अलग से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। मतलब अगर किसी बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, मतलब उससे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो फिर वो अपने गुरु से उस चीज़ को पूछ सकता है। तो एक ये मेथड भी होता था जिसमें गुरु जो है वो हर एक बच्चे का उसके लेवल ऑफ थिंकिंग, या उसको जितना समझ में आ रहा है उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझ के चीज़ों को समझाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जो कि वैदिक एजुकेशन में कराया जाता था, जिसमें बच्चों को डेली टास्क जो है वो कराए जाते थे, जैसे कि टेंडिंग कैटल, गैदरिंग फायरवुड एंड हाउस होल्ड कोर्स। ये सारी चीज़ें मतलब अकेडमिक लर्निंग के साथ साथ बच्चों को जो निजी ज़िंदगी के काम है वो भी इसमें सिखाए जाते थे, कराए जाते थे। ठीक है, और लास्ट है स्टोरी टेलिंग एंड एक्सपोजिशन। मतलब स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, मतलब बच्चों को कहानियाँ सुनाकर और पुरानी बातें बताकर बच्चों को चीज़ें समझाई जाती थी, उनको स्टोरीज़ बताई जाती थी, नैरेटिव्स बताए जाते थे, जिसके थ्रू उनको चीज़ें समझ में आती थी, चीज़ों का ज्ञान होता था। ठीक है,
Complex philosophical concepts were often imparted through stories, narratives and analogies. मतलब जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती थी, जो कि बच्चों को आज भी हम लोग अगर कोई बच्चों को चीज़ें समझाते हैं, अगर उन्हें नहीं समझ में आती हैं तो हम लोग कुछ स्टोरी के माध्यम से या किसी एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं. तो स्टोरी टेलिंग और एक्सपोजिशन में भी यही कराया जाता था. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ विमेन एजुकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. विमेन एजुकेशन की बात करते हैं. विमेन एजुकेशन कैसा होता था वैदिक पीरियड में. विमेंस को पढ़ने दिया जाता था, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी या नहीं, अब उसकी बात करते हैं. विमेन एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, पर्टिकुलरली इन द अर्ली वैदिक पीरियड, वॉज हाईली एडवांस्ड एंड हेल्ड इन हाई एस्टीम. मतलब विमेन एजुकेशन जो था वो वैदिक पीरियड में हाईली एडवांस्ड होता था, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड में, क्योंकि बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे विमेन एजुकेशन जो है वो डिक्लाइन करने लग गया था. ठीक है. तो अर्ली वैदिक पीरियड में विमेंस को हक था पढ़ने का, उन्हें बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाता था, इक्वल नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी एज़ कम्पेयर टू मेन. बिल्कुल आदमियों को जिस तरह से हक था हर चीज़ पढ़ने का, समझने का, उसी तरह से विमेन को भी सारी फैसिलिटीज़, सारा हक जो है वो दिया जाता था. विमेन वर कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल इक्वल्स टू मैन एंड हैड एक्सेस टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग. मतलब विमेन को मैन के इक्वल माना जाता था कि जैसे मर्दों का अधिकार है पढ़ने का, हर चीज़ समझने का, उसी तरह से विमेन को भी सारी चीज़ों की हक जो है वो दी जाती थी. एंड दे हैड एक्सेस टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग. हर तरह की लर्निंग जो है उनको उस चीज़ का एक्सेस दिया जाता था, उन्हें कराया जाता था. विमेन वर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. अब विमेंस भी जो थी वो 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई की गई थी. सबसे पहला है सद्योवहास एंड ब्रह्मवादिनीज. सद्योवहास जो है वो उन महिलाओं को कहा जाता था, उन विमेन को कहा जाता था जो एजुकेशन तब तक अटेन करती थी, तब तक एजुकेशन लेती थी जब तक उनकी शादी ना हो जाए, अंटिल दे वर मैरिड. और ब्रह्मवादिनीज वो विमेंस होती थी जो अपनी पूरी लाइफ जो है वो भी ब्रह्मचर्य की तरह बिताती थी. मतलब वो अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देती थी टू द स्टडी, फिलॉसफी एंड टीचिंग. मतलब वो शादी नहीं करती थी, तो उन्हें ब्रह्मवादिनीज कहा जाता था. ठीक है. देयर वर मैनी वुमेन स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स इन द वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में बहुत सारी विमेन स्कॉलर्स जो हैं वो पाई गई हैं. इसमें से जैसे कि गार्गी व चाणक्य. A renowned philosopher famously challenged sage यज्ञवल्क्य in the public debate at King's जनक कोर्ट. मतलब गार्गी जो थी एक बहुत ही फेमस रिनाउंड फिलोसोफर है उस पीरियड की, जिन्होंने एक सेज को, यज्ञवल्क्य करके एक सेज थे, जिनको किंग जनक की कोर्ट में उन्होंने पब्लिक डिबेट में चैलेंज कर दिया था. ठीक है. फिर इसके बाद है मैत्रेयी. मैत्रेयी एन इंटेलेक्चुअल हु चोज द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज ओवर मटेरियल वेल्थ. इसके बाद है मैत्रेयी जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ को चूज़ किया अपार्ट फ्रॉम मटेरियल वेल्थ. मतलब बाहरी जो दुनिया के जो कह सकते हैं कि वेल्थ है, चीज़ें हैं, मोह को त्याग कर उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मज्ञान के ऊपर फोकस किया. इसके बाद है लोपामुद्रा एंड घोषा. ये दोनों भी बहुत ही रिनोन्ड स्कॉलर्स हैं अपने पीरियड की. दे वर सेलिब्रेटेड स्कॉलर्स हु कंट्रीब्यूटेड सेवरल हाइम्स टू द ऋग्वेदास. लोपामुद्रा और घोषा जो हैं इन्होंने ऋग्वेद में बहुत सारे हाइम्स जो हैं वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, मतलब दिए हैं. ऋग्वेद में आज भी जो कुछ हाइम्स हैं वो इन दोनों के दिए गए हैं. ठीक है. लास्ट इज डिक्लाइन बाई 200 BC लेटर वैदिक पीरियड. मतलब विमेन एजुकेशन अर्ली वैदिक पीरियड में तो बहुत ज़्यादा ही फ्लरिश कर रहा था, लेकिन बाद में जाकर लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे विमेन एजुकेशन डिक्लाइन करने लगा. ओके. नाउ मेरिट्स. अब बात करते हैं कि वैदिक एजुकेशन के क्या क्या मेरिट्स थे. सबसे पहला है फ्री एजुकेशन. ऑब्वियसली फ्री एजुकेशन होता था बच्चों के लिए, मतलब कोई भी फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं की जाती थी गुरु के द्वारा. तो एक फ्री एजुकेशन सिस्टम था जो कि इसका काफ़ी अच्छा एडवांटेज कहा जा सकता है. टीचिंग वॉज कंसिडर्ड अ सेक्रेड ड्यूटी. गुरुज डिड नॉट चार्ज फिक्स्ड फीस, मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ. मतलब टीचिंग जो है, जो ज्ञान देना है, जो पढ़ाना लिखाना है, ये बहुत ही सेक्रेड ड्यूटी, मतलब बहुत ही पवित्र ड्यूटी मानी जाती थी गुरु की. और इसके लिए वो कोई भी फिक्स फीस नहीं चार्ज करते थे, जिससे क्या होता था कि बच्चों को, भले वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों, उनके पास कोई अमीर है गरीब है इससे कोई मतलब नहीं था, उनको लर्निंग करने का, उनको पढ़ने लिखने का हक मिलता था और वो आराम से पढ़ते थे. ठीक है. इसके बाद है हॉलिस्टिक ग्रोथ. वैदिक एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत ही अच्छी बात थी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था, मतलब बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे वो फोकस करते थे. तो ये एक इसका अच्छा मेरिट कह सकते हैं. आफ्टर दैट कैरेक्टर बिल्डिंग. मतलब बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बच्चों की कैरेक्टर
को बिल्ड करना, कैरेक्टर फॉर्मेशन पे ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था वैदिक एजुकेशन का. मॉरल डिसिप्लिन, एथिकल लिविंग, दीज वर इम्पॉर्टेंट मोर देन जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स. मतलब सिर्फ चीज़ों को रटने से, याद करने से ज़्यादा डिसिप्लिन होना, मॉरलिटी आना, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी. आफ्टर दैट सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मतलब कि बच्चों को खुद से हर चीज़ करना सिखाया जाता था. जैसे वो भिक्षा मांगते थे, हर चीज़ कलेक्ट करते थे या अपनी चीज़ें खुद करना. इसकी वजह से वो प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा करते थे, लाइफ स्किल्स की चीज़ें वो सीखते थे. तो वो बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाता था. ठीक है. और इसके बाद है इंडिविजुअल अटेंशन. इंडिविजुअल अटेंशन जो था वो दिया जाता था वैदिक पीरियड में बच्चों को. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि टीचर्स जो थे वो इंडिविजुअली हर बच्चों को हर चीज़ बताते थे, जिसको जैसी नीड होती थी उनको उस तरह से ट्रीट की जाती थी. ठीक है. उसके बाद है डिसिप्लिन एंड सिंपल लिविंग. वैदिक एजुकेशन में डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखाया जाता था और काफ़ी सिंपल लिविंग होता था बच्चों का. जब वो गुरुकुल में रहते थे वो भिक्षा मांगते थे, वो अपने घर की, अपने रोज़मर्रा की जो काम होती थी वो खुद किया करते थे, हर चीज़ वो खुद करना सीखते थे. तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड और सिंपल लिविंग जो था वो उनका होता था. इसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. वैदिक पीरियड में बच्चों को स्टडी ऑफ वेदास कराया जा रहा है, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें साथ ही साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है. तो एक तरह से बच्चों का जो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर था, मतलब बच्चों को अपने कल्चर के बारे में जानने को मिलता था और इस तरह से हमारा जो कल्चर था वो आगे फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचता था, जिससे वो प्रिजर्व होता था. ठीक है. तो ये कुछ मेरिट्स थे जो कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के थे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स. अब बात करते हैं कि डीमेरिट्स क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे इस वैदिक एजुकेशन सिस्टम के. सबसे पहला है लिमिटेड एक्सेस. लिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि एजुकेशन जो था ना वो कुछ क्लासेस को ही मिलता था. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 4 क्लासेस होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो जो हमारा शूद्र क्लास था उसको वैदिक एजुकेशन के दौरान एजुकेशन जो था वो उन्हें हक नहीं था एजुकेशन का. ठीक है. तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक डीमेरिट था उस एजुकेशन सिस्टम का. इसके बाद है लैक ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. अब क्योंकि कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे उस पीरियड के दौरान, तो एजुकेशन की क्वालिटी जो थी उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी जो है वो आ सकती थी. क्योंकि फॉर्मल कोई, जैसे आज के टाइम में हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, स्कूल्स जाते हैं, वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है अपना और चीज़ें होती हैं, तो ये उस वक्त ये सारी चीज़ें मिसिंग थी. तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो करिकुलम था वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था, डेवलप्ड नहीं था. ठीक है. इसके बाद है फोकस ऑन रिलीजियस टेक्स्ट. वैदिक एजुकेशन में क्योंकि वेद के नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो फोकस था वो स्पिरिचुअल नॉलेज पर होता था बच्चों को. ठीक है. तो इसकी वजह से उन्हें जो वेस्टर्न चीज़ें हैं या साइंटिफिक चीज़ें हैं उनकी नॉलेज कम दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू स्पिरिचुअल नॉलेज. ठीक है. आफ्टर दैट जेंडर इनक्वालिटी. जेंडर इनक्वालिटी भी जो था वो एक डिसएडवांटेज था इस पीरियड का, क्योंकि बाद में मैंने बताया कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि विमेन एजुकेशन डिक्लाइन कर गया था. तो जेंडर इनक्वालिटी जो था वो फेस किया जाता था, क्योंकि ये सोसाइटी जो थी वो मेल सेंट्रिक रही है हमेशा से. तो उस टाइम भी मेल्स जो थे वो ज़्यादा, उनको इन सारी चीज़ों का हक हुआ करता था. वैदिक एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल्स में ज़्यादा मेल्स ही होते थे. ठीक है. तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था उस सिस्टम का. आफ्टर दैट लैक ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज. मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज जो थी वो काफ़ी कम होती थी, ये मैंने अभी भी बताया. द सिस्टम डिड नॉट इनकॉर्पोरेट मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स एंड डिस्कवरीज. जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैं या डिस्कवरीज हैं उस पर कम फोकस किया जाता था. तो ये एक बहुत अच्छा डिसएडवांटेज कह सकते हैं होता था उस टाइम का. एंड लास्ट इज़ ओरल ट्रांसमिशन रिस्क. अब ओरल ट्रांसमिशन का रिस्क होता था क्योंकि बच्चों को सब कुछ ओरली पढ़ाया जाता था. ओरली सब कुछ पहले सुनते थे बच्चे, उसके बाद उसको याद करते थे. तो इससे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे तक जा सकती है. सपोज़ कि कोई बच्चा अगर कोई चीज़ भूल गया, फिर वो आगे की जनरेशन को मे बी कुछ और समझाए, कुछ और बताए, तो उसकी वजह से क्या होता था कि आगे वाली जनरेशन में एरर्स आ सकते थे, लॉस ऑफ नॉलेज हो सकता था ओवर जनरेशन, और इससे एरर्स भी जो हैं वो भी आ सकते थे. ठीक है. तो ये कुछ डीमेरिट्स थे जो कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के थे. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके. थैंक यू.